Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. Now in this video, we are going to start with the 5th chapter of our Honeysuckle book, class 6. And the name of the chapter is A Different Kind of School. A Different Kind of School written by E.V. Lucas and it's abridged and simplified. Abridged का मतलब मैंने बताया था कि कभी भी जैसे कोई भी नॉवल होता है या कोई भी स्टोरी होती है, जब हम उसकी लेंथ को कम कर देते हैं विदाउट चेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट और विदाउट चेंजिंग द रियल फील ऑफ द स्टोरी, उसको बोलते हैं अब्रिज्ड. ओके, सो दिस हैज बीन रिटन बाय E.V. ल्यूकस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. सो हमारा जो स्कूल होता है, मोस्टली जो स्कूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वेयर यू गो, यू हैव अराउंड 6 और 7 लेक्चर्स, 7 और 8 पीरियड्स होते हैं. उसके बाद हम वो अटेंड करते हैं, उस बीच में हमें रिसेस मिलता है, एक शॉर्ट ब्रेक मिलता है और हम वापस आ जाते हैं. कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं जहाँ पे आपके पास आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं भी होती हैं और कहीं कहीं बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती भी हैं. लेकिन ऐसा स्कूल जो कि आपको लाइफ की बेसिक वैल्यूज़ के बारे में बताता है, जो आपको एम्पैथेटिक होना सिखाता है, वो वाला स्कूल बहुत अलग ही होगा, राइट? सो अब हम ऐसे एक स्कूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि बच्चों को वो चीज़ें सिखाता है जो शायद हर स्कूल में नहीं सीख सकते हैं और नहीं सीख सकते हो, लेकिन लाइफ की वो वैल्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. सो इस स्कूल में, इस चैप्टर में हम एक ऐसे ही स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं जो बच्चों को लाइफ की वो वैल्यूज़ सिखाता है जिससे वो आगे आने वाले टाइम में उनको लाइफ के जो छोटे छोटे प्लेजर्स होते हैं उनकी वैल्यू पता चल जाए. सो लेट्स स्टार्ट to understand a different kind of school, this chapter. But before we read, what is there? Do you know these words? If you don't, find out their meanings. Bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system. Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. So this particular question I am going to ask you at the end of our chapter reading session. एट द एंड ऑफ द चैप्टर रीडिंग सेशन मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि बताओ ये स्कूल हमारे नॉर्मल स्कूल से कैसे डिफरेंट है. एंड ऑल दीज वर्ड्स, बैंडेज, क्रच, cripple, honor, misfortune and system, we are going to understand when as we read our chapter. So are you ready with me to begin this amazing chapter? Because I am. Okay, let's start it. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. So यहाँ पे जो हमारी नरेटर हैं वो बोल रही हैं कि मैंने मिस बीम के कोई स्कूल है, कोई स्कूल है जिसकी जो प्रिंसिपल होंगी वो है मिस बीम, और उनके स्कूल के बारे में मैंने बहुत सुना था, लेकिन लास्ट वीक से पहले मुझे कभी चांस नहीं मिला कि मैं वहाँ पे जाऊँ और देखूँ कि इतना क्या डिफरेंट है वहाँ पे. When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. तो जब मैं उस स्कूल में पहुंची तब मुझे मेरी नज़र में कोई नहीं दिखा. इन साइट मतलब क्या होता है? इन साइट का मतलब होता है टू बी सीन, मतलब मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा, लेकिन बट अ गर्ल मतलब मुझे वैसे तो कोई नहीं दिखा सिवा एक लड़की के, बट अ गर्ल ऑफ अराउंड 12 years. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. Her eyes were covered with a bandage. ये आपका फर्स्ट वर्ड है जो आपको पिछली साइड्स में पूछा गया था. तो उसकी आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई थी. बैंडेज मतलब एक पट्टी बंधी हुई थी उसकी आंखों में. एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली, और शी वॉज बींग लेड मतलब कोई उसको डायरेक्शन दे रहा था. कौन दे रहा था? एक लड़का जो कि उससे ऑलमोस्ट 4 साल छोटा था. ओके, लेड बाय मतलब वो उसे लीड कर रहा था, वो उसके आगे आगे चल रहा था, वो उसे बता रहा था किस तरीके से चलना है. शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. सो वो जो लड़की थी वो रुकी और ऐसा लगा जैसे उसने पूछा हो कि कोई आया है क्या. जैसे कि उसने, जब आप व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी, तो आपके जो अदर सेंस ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं. जैसे आपके कान हुए, आपकी नाक हुई, आप बहुत ही एक्टिव हो जाते हो. ओके, सो यहाँ पे जैसे ही उस बंदी ने उसको रियलाइज हुआ होगा कि हो सकता है कोई आया हो, तो उसने उस लड़के से पूछा कि कोई है क्या. नाउ दिस इज व्हाट आवर नरेटर इज अज्यूमिंग. उसने अज्यूम किया. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her.
और ऐसा लग रहा था जैसे वो जो लड़का है वो मुझे डिस्क्राइब कर रहा हो, उसको मेरे बारे में बता रहा हो कि यार एक मैम आई हैं, वो ऐसी लग रही हैं, उन्होंने ये पहना हुआ है, उनकी इतनी हाइट है, तो वो उस तरीके से उसको डिस्क्राइब कर रहा था। देन दे passed on, मतलब उसके बाद वो आगे निकल गए। मिस बीम was all that I had expected. So मिस बीम के बारे में उसने जितना भी सुना था वो वैसी ही थी। मिडिल एजेड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब मिडिल एजेड में समवेयर अराउंड 40-45 ईयर्स की थी वो कहीं तो, और वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ही ज़्यादा काइंडली थी। काइंडली मतलब बहुत फ्रेंडली थी। उनके पास अथॉरिटी मतलब शी वॉज द इंचार्ज ऑफ दिस एंटायर स्कूल, तो उनके पास बहुत सारा पावर था, तो बहुत पावरफुल लेडी थी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत फ्रेंडली थी और बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, तो अब क्या है, उनके जो बाल है अब वो सफ़ेद होने लग गए थे। यहाँ पे क्या हमें नरेटर क्या बताना चाहती है कि उनकी एज, वो हमें कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन दे रही है उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में कि वो कैसी दिखती थी। And she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. और वो बहुत ज़्यादा पतली दुबली नहीं थी, वो हल्की सी, मोटी नहीं कहेंगे उन्हें। प्लम्प का मतलब क्या होता है, अ बिट फैट। प्लम्प प्लेजेंटली फैट, मतलब जो थी वो गोलू मोलू सी थी, ये ना जो गोलू मोलू, जिसमें जाके अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। मतलब जैसे कि वो बच्चे जो होते हैं, जब आप गोलू मोलू से होते हो तो जाते हैं आपके ऊपर जाम करते हैं, आपको आपके गाल बड़े भरे भरे से होते, तो वो वैसी थी, जो कि बहुत, उनको देख के वो काफ़ी कंफर्टिंग सी लग रही थी, और उनको देख के ये फील आ रहा था कि मतलब उनके पास कोई भी बच्चा कितना खुश होगा। I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard was simple. मैंने उनसे पूछा, अब एक तरीके से ये इंटरव्यू लेने गई हैं, जिन्होंने पूछा कि आपके यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई होती है, क्योंकि what she knew was कि उनके टीचिंग मेथड्स बहुत ही सिंपल हैं। No more than is needed to help them to learn how to do things. उसने बोला हम ज़्यादा नहीं पढ़ाते, हम उतना ही पढ़ाते हैं जिससे उन्हें ये समझ में आ जाए कि जैसे कि सिंपल स्पेलिंग, ओके, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। चीज़ों को किस तरीके से करना है उसके लिए जितनी पढ़ाई की ज़रूरत होती है बस हम उतना ही उन्हें समझाते हैं, जैसे कि सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। These are the things जो हम उनको बेसिकली पढ़ाते हैं। The rest is done by reading to them and by interesting talks. और बाकी की जो भी पढ़ाई होती है वो हम उनको रीड करते हैं, प्लस उनको इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें बताते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है। During which they have to sit still and keep their hands quiet. और जब ये लेक्चर्स चल रहे होते हैं जहाँ पे आपको टीचर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझा रही है, प्रैक्टिकली कोई नॉलेज दे रही है, उस वक्त उनको चुपचाप बैठना है, और ये नहीं कि हाथ से इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, इससे खेल रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं, नहीं, हाथ भी आपके स्टिल ही रहने चाहिए। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स। उसने बोला इसके अलावा कोई और लेसन्स हम नहीं देते हैं। अगर आप आज के स्कूल्स में जाओगे तो 8 पीरियड्स होते हैं, उसमें से ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, इतनी पढ़ाई होती है, इतनी पढ़ाई होती है। जब आप स्कूल से वापस जाते हो तो ऐसा लगता है कपड़ा जो होता है ना उसको निचोड़ देते हैं सुखाने से पहले, वैसी हालत हो जाती है। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizens। उसने बोला मेरे जो स्कूल है, ठीक है, हम मिस बीम के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या बताया कि जो मेरा जो स्कूल है उसका रियल एम क्या है। एम मतलब गोल, कि वो अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहता है। तो मेरा जो गोल है वो क्या है इस स्कूल का, इज नॉट सो मच टू टीच थॉट। उनको विचार नहीं देने, उन्हें थॉट्स नहीं देने हैं, लेकिन उन्हें थॉटफुलनेस सिखाना है। व्हाट इज थॉटफुलनेस? थॉटफुलनेस का मतलब होता है जब आपको दूसरों की ज़रूरत समझ में आने लग जाए, दैट यू आर सो मच थॉटफुल अबाउट द नीड्स ऑफ अदर्स। काइंडनेस सिखाना है उनको, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत आपने पढ़ लिख लिया, एकदम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन अगर आपके अंदर काइंडनेस नहीं है तो क्या एक आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो? अगर आपके अंदर काइंडनेस नहीं है तो क्या वाकई आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो? एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिन्हें अपनी ड्यूटीज़ पता है कि अगर मैं एक सिटीज़न हूँ, अगर मैं इंडिया का एक सिटीज़न हूँ, अगर मैं इस शहर में रहता हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये हम उनको सिखाते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। उसने बोला एक बार खिड़की से झांक के देखो,
तो उसके बाद आई वेंट टू द विंडो which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. तो उसने बोला कि एक बार जाके खिड़की से बाहर झांक के देखो। तो जब वो गई खिड़की से बाहर झांकने के लिए तो उसने क्या देखा, एक बहुत which overlooked, ओके मतलब which overlooked मतलब आप सही तरीके से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन एक बहुत बड़ा गार्डन है और पीछे एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। तो उसने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? अब वो क्या बोली, I see some very beautiful grounds and a lot of jolly children. उसने बोला कि मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल सा ग्राउंड दिख रहा है और मुझे बहुत सारे हैप्पी स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, चिल्ड्रन दिख रहे हैं. It pains me though to see that they are not so all so healthy and active looking. बोलती है लेकिन मुझे it pains me का मतलब मैं बहुत तकलीफ फील कर रही हूँ ये सोच के कि ये सब जो हैं बहुत प्रॉपरली हेल्दी नहीं है. To see that they are not all so healthy and active looking. मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है ये देख के कि वो सब बहुत ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव नहीं है. When I came in, I saw one poor little girl being led about. तो उसने क्या बोला, जब मैं अंदर आ रही थी तब मैंने देखा एक बेचारी छोटी सी लड़की थी जो कि अंधी थी और उसको आगे एक लड़का जो था उसको आगे का रास्ता दिखा रहा था. She has some trouble with her eyes. उसने बोला उसकी आंखों में आई थिंक कोई प्रॉब्लम है. Now I can see two more with the same difficulty. उसने बोला कि अभी जब मैं नीचे देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि दो और बच्चे हैं जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी है और शायद उन लोगों को सही तरीके से दिख नहीं रहा है. And there is a girl with a crutch watching the others at play. और देखो वो एक और लड़की है बेचारी, उसने क्रच मतलब जब आप सही तरीके से नहीं चल पाते हो तो आप एक बैसाखी, एक लकड़ी का जो एक डंडा जैसा होता है जिसको आप अपने शोल्डर्स की हेल्प से पकड़ते हो so that you can walk. ठीक है, क्रच का मतलब क्या होता है, अ लॉन्ग स्टिक with a cross piece at the top used as a support under the armpit by a person with an injury or disability. So आपको बैसाखी पता होगा कि जो वो इस तरीके से दिखती है, कुछ आपके ये जो है इस तरीके से रहती है, वो आपके आर्मपिट्स के इधर पे आप रख के अपने विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स आप मूव करते हो अगर आपके पैर में कोई भी प्रॉब्लम होती है. तो उसने बोला देखो अब एक और लड़की है बेचारी, उसको क्रच की ज़रूरत पड़ रही है एंड वो दूसरे लोगों को खेलते हुए देख रही है. While others at play मतलब while others are playing. She seems to be a hopeless cripple. She seems to be a hopeless cripple. Hopeless का मतलब क्या होता है, बेचारी, जिसके पास कोई होप नहीं है. और cripple का मतलब क्या होता है, लंगड़ा या कोई ऐसा जो वॉक नहीं कर सकता. तो उसने बोला मुझे लग रहा है वो बेचारी कितनी मतलब वो खेलना चाहती है लेकिन देखो खेल भी नहीं सकती. Miss Beam laughed. Miss Beam हंसने लग गई. Oh no, she is not really lame. This is only her lame day. उन्होंने क्या कहा, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं कि वो चल नहीं सकती, वो लेम नहीं है. लेम का मतलब जो चल नहीं सकता सही तरीके से, जिसके पैर में कोई डिसेबिलिटी है. उसने बोला नहीं वो चल सकती है, आज सिर्फ उसका लेम डे है. लेम डे. The others are not blind either. It is only their blind day. और वो जो बाकी आपको लग रहा है कि वो लोग ब्लाइंड है, वो ब्लाइंड नहीं है, आज उनका ब्लाइंड डे है. I must have looked very surprised for she laughed again. तो जो हमारी नरेटर थी, जैसे उसने बताया नहीं वो लोग ब्लाइंड नहीं, आज तो उनका ब्लाइंड डे है, तो नरेटर बहुत सरप्राइज हो गई. तो उसका सरप्राइज, उसका फेस देख के मिस बीम फिर से हंसने लग गई. फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, This is a very important part of our system. उसने बोला हमारे स्कूल का ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है जो हम देते हैं to make our children appreciate and understand misfortune. पता है हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पेरेंट्स हैं, हमारे पास एक अच्छा घर है, हमारे पास खाने के लिए है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, राइट. लेकिन हम क्या होता है, मुझे ये नहीं खाना, अरे मुझे ये नहीं करना, हम खाना छोड़ देते हैं. हम टिफ़िन जो है स्कूल तक लेके जाते हैं, वापस आ जाते हैं, समोसे वमोसे खा लेते हैं, उसको वैसे ही लेके आ जाते हैं. हमने कितने सारे बच्चे जिन्होंने दूध को सिंक में डाल दिया होगा, लेकिन ऐसे बच्चों के बारे में सोचा है जिन्हें ये मिलता ही नहीं है, जिन्होंने दूध सोचा ही नहीं क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है. सो हम कितने फॉर्चुनेट हैं और हम कितने लकी हैं, लेकिन ये हम जानते ही नहीं हैं. हमारे पास, हम कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे पास प्ले स्टेशन नहीं है, मेरे पास ये वाला गेम नहीं है, मेरे पास, हम आउट ऑफ स्टेशन क्यों नहीं जा रहे हैं, हम अब्रॉड क्यों नहीं जा रहे हैं. हम कंप्लेन कर सकते हैं, बट हैव यू एवर रियलाइज दैट हमारे पास हाथ हैं,
हमारे पास आँखें हैं, हमारे कान सही से काम कर रहे हैं, हमारे पैर सही से काम कर रहे हैं, तो हम कितने फॉर्चुनेट हैं। तो इस स्कूल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन दिया जाता है, उन्हें ये बताया जाता है कि भाई तुम अप्रिशिएट करो, मतलब यू शुड बी थैंकफुल एंड यू शुड बी ग्रेटफुल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, एंड दे शुड ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि जो लोग उतने लकी नहीं हैं उनका पेन कैसा होता है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, तो हम उन्हें वो मिसफॉर्च्यून की भी फीलिंग दिलाते हैं, ताकि आप जैसे अगर मैं हूँ और मैंने कभी मैं तो मेरे पास आंखें हैं, मैं देख सकती हूँ, तो क्या मैं किसी ब्लाइंड इंसान का दर्द प्रॉपर्ली समझ पाऊंगी? शायद उतने हद तक नहीं, लेकिन अगर मेरे साथ वो चीज़ बीते तो हाँ मैं तब समझ पाऊंगी कि कितना मुश्किल होता है, राइट। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। तो उसने क्या बताया? टू मेक आवर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड व्हाट इज मिसफॉर्च्यून एंड टू अप्रिशिएट व्हाट दे ऑलरेडी हैव। मतलब जो उनके पास है उसकी ग्रेटफुल, उसके लिए थैंकफुल होना, और जो लोग ऐसे मिसफॉर्च्यून से गुजर रहे हैं उनका पेन समझने के लिए हमारे हर टर्म में हर बच्चे के लिए एक ब्लाइंड डे होता है जिसमें वो अंधे हो जाते हैं, एक लेम डे होता है जिसमें उनको प्रॉपर्ली चलते नहीं होता, एक डेफ डे होता है जिसमें वो सुन नहीं सकते, एक इंजर्ड डे होता है जिसमें उन्हें किसी चीज़ से चोट आई हुई हो, और एक डम्ब डे होता है जिसमें वो बोल नहीं सकते। During the blind day, their eyes are bandaged, absolutely, and they are on their honor not to peep. मतलब जब ब्लाइंड डे होता है तब उनकी आंखों पे जोर से पट्टी बांधी जाती है, और उसके बाद उनके ऊपर उतना भरोसा किया जाता है, they would not peep, मतलब वो चोरी से देखेंगे नहीं। The bandage is put on overnight so they wake blind. और ये जो बैंडेज होती है ये रात भर लगी रहती है, ताकि जब आप सुबह उठो तब आपको कुछ नहीं दिखे, क्योंकि आप सुबह उठे, आपने सब देख लिया, और फिर जब आपके आंखों में बैंडेज बंधेगी तो आप वो वाली फीलिंग के साथ नहीं समझ पाओगे। इसलिए रात भर उनकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है, ताकि अगले दिन जब वो सुबह उठे तब दे वुड वेक अप एज अ ब्लाइंड पर्सन। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। उसका मतलब उन्हें वॉशरूम जाना है, उन्हें हाथ धोना है, उन्हें ब्रश करना है, उन्हें हर चीज़ के लिए मदद चाहिए रहेगी। Other children are given the duty of helping them and leading them about. बाकी के जो बच्चे होते हैं वो उनके लिए उनको असाइन किया जाता है कि तुम्हें इनकी हेल्प करना है, तुम्हें इन्हें लीड करना है, मतलब तुम्हें इन्हें बताना है कि इधर मत जाओ या इधर जाओ, उनको हेल्प करना है। They all learn so much this way, both the blind and the helpers. और इससे इन्हें इतना कुछ सीखने को मिलता है, सिर्फ वो नहीं जिसका ब्लाइंड डे है, बट इवन वो जो उसको हेल्प कर रहा है, दोनों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। There is no mystery about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a game. Before the day is over though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. उसने बोला इसमें कोई mystery नहीं है, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि everyone is very kind, सारे बच्चे बहुत काइंड हैं, और ये इट्स अ काइंड ऑफ गेम फॉर देम। लेकिन जब तक आपका वो दिन ख़त्म होता है, जैसे आपका लेम डे है या ब्लाइंड डे या हर्ट डे है, जब तक वो डे ख़त्म होता है तो इवन द मोस्ट थैंकलेस चाइल्ड, जिसको लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है, जो कि बहुत ही मे बी उसका एटीट्यूड ऐसा है कि उसको तो सब मिला हुआ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इवन वैसा जो बच्चा होता है उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, वो थॉटफुल होने लग जाता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफकोर्स really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. Blind day जो है वो बहुत मुश्किल होता है, because you cannot see anything, right? आप पूरा टोटली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो कि भाई कैसे जाना है, कहाँ जाना है। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया है कि डम्ब डे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई कुछ कह रहा है लेकिन तुम अपना मुंह नहीं खोल सकते। We cannot bandage the children's mouths, so they really have to exercise their willpower. तो अब आपके उनके मुंह पे तो कोई पट्टी बांध नहीं सकते, तो उनको उनका विल पावर एक्सरसाइज करना पड़ता है। यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है। विल पावर का मतलब क्या होता है? आपको कोई चीज़ के लिए कंट्रोल करना, कि नहीं मतलब नहीं करना है, मतलब नहीं बोलना है। हो सकता है बच्चे आपको हंसाएंगे, हो सकता है कोई ने आपके बहुत ज़ोर से मार दिया, लेकिन आप आवाज़ नहीं निकाल सकते। ओके, सो यू हैव टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट।
कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। तो उसने बोला चलो गार्डन चलते हैं और गार्डन में आओ, देखो खुद देखो कि बच्चे कैसा फील करते हैं इस बारे में। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। सो मिस बीम ने उसे क्या किया, उसको लेके गई, एक जिसका आज ब्लाइंड डे था उसके पास लेके गई। Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. Okay, so here we are talking about that this narrator is a man who says कि यहाँ पे एक gentleman है जो आपसे मिलने के लिए आए हैं, चलो बात करो उनसे। And ये बोल के Miss Beam चली गई वहाँ से। Don't you ever peep? I asked the girl. So हमारे narrator ने क्या बोला, तुम कभी cheating नहीं करती? Don't you ever peep? Peep का मतलब क्या होता है, छुपके से देख लेना। So don't you ever peep? Oh no, she exclaimed, that would be cheating. But I had no idea it was so awful to be blind. उसने बोला no, कभी नहीं, वो तो चीटिंग होगी, बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना awful होता है। awful का मतलब इतना बैड होता है, इतना डिस्गस्टिंग होता है। You can't see a thing, you feel you're going to be hit by something every moment. तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा होता है, आंखें बंद करके अपने घर में चलने की कोशिश करना, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें हर बार लगेगा तुम इससे टकराने वाले हो या उससे टकराने वाले हो। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। उसने बोला सबसे ईजी होता है बैठ जाओ, क्योंकि जब आप बैठ रहे हो मतलब आप किसी चीज़ से टकराने नहीं वाले हो। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। तो हमारे नरेटर ने क्या पूछा कि तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं, जो तुम्हें जैसे जो तुम्हें हेल्प कर रहे हैं लीड करने में, यहाँ मत जाओ या वहाँ जाओ, वो तुम्हारे से काइंड होते हैं, वो लोग उनके अंदर उतनी दया होती है। फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। उन्होंने बोला या दे आर ओके, लेकिन ये लोग उतने केयरफुल नहीं है। अगर मैं अब नेक्स्ट टाइम किसी की हेल्प करूंगी तो मैं ज़्यादा केयरफुल होंगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। उसने क्या बताया, जो लोग का ऑलरेडी ब्लाइंड डे हो चुका है वो बेस्ट हेल्पर्स होते हैं। वो बेस्ट हेल्पर्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो उस पेन के थ्रू गुजर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है हाउ इट इज़ टू बी अ ब्लाइंड एंड दैट इज़ वाई दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द पेन मच बेटर देन दोज हु हैवंट हैड देयर ब्लाइंड डे। सो इट्स परफेक्टली ghastly not to see. I wish you would try. Shall I lead you somewhere? I asked. उसने बोला कि इट्स परफेक्टली ghastly. ghastly मतलब इतना डरावना होता है कि आप नहीं देख सकते हो, आप अंधे हो। इट्स वेरी 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 ghastly. I wish you would try. उसने बोला तुम भी ट्राई करना। तो उसके बाद नरेटर ने क्या बोला, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ, मतलब मैं तुम्हें कहीं, shall I lead you anywhere? Oh yes, let's go for a little walk. उसने बोला हाँ हाँ चलो चलो, let's go for the little walk, चलो अपन थोड़ा सा घूम के आते हैं। Only you must tell me about things. तो उसने क्या बोला, लेकिन तुम्हें मुझे सब बताना पड़ेगा कि आसपास क्या हो रहा है। I shall be so glad when today is over. मुझे इतना अच्छा लगेगा ना जब आज का दिन खत्म हो जाएगा। The other bad days can't be half as bad as this. Other bad days मतलब maybe a lame day or a deaf day or a dumb day, वो इतने बुरे तो नहीं हो सकते, इसके आधे भी बुरे नहीं हो सकते। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. अब वो ये लोग बच्चे हैं तो वो क्या बोलती है, जब हमारा क्रिपल डे होता है, लेम डे जब होता है, तो वो क्या करते हैं, एक पैर को बांध देते हैं, ठीक है। सो आपको अब एक ही पैर पे एक क्रश दे दिया, बैसाखी दे दी, अब आपको अपने एक ही पैर के थ्रू हॉप कर करके चलना है। तो व्हाट इज शी सेइंग कि वो उसमें बड़ा मजा आता है, वो तो गेम जैसा लगता है। Having an arm tied up is a bit more troublesome. लेकिन जैसे मान लो हर्ट डे है, तो आपका मान लो कि आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो आपका जब हाथ टाइड अप होता है तो बोलती है तो प्रॉब्लम होती है। ट्रबलसम होता है, ट्रबलसम मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है। क्यों प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प, आप सामने वाले की हेल्प के बिना खा ही नहीं सकते। एंड थिंक लाइक दैट, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आपको दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ती है। तो सोचो आपका राइट हैंड पूरा जो है वो लॉक हो गया, अब आप कैसे काम करोगे, लिखोगे कैसे, खाओगे कैसे, बातें कैसे करोगे, बातें तो कर लोगे लेकिन बाकी के काम कैसे करोगे। सो यू आर अगेन डिपेंडेंट ऑन समवन। I don't think I will mind being deaf for a day. उसने बोला मुझे लगता है कि सुनाई नहीं दे रहा ये सबसे अच्छा है, मतलब कोई कुछ बोलता है और आपको सुनाई ही नहीं दे रहा। At least not much, मुझे लगता है वो इतना मुश्किल नहीं होगा। But being blind is so frightening. लेकिन ये अंधा रहना is very frightening, मतलब बहुत डरावनी बात है ये तो। My head aches all the time just from worrying that I'll get hurt. मेरा पूरे टाइम सर दुखता है सिर्फ ये सोच के कि मैं अभी गिर जाऊंगी या तब गिर जाऊंगी या मैं किसी चीज़ से टकरा जाऊंगी। Where are we now? फिर वो क्या बोलती है, अच्छा बताओ कि अभी हम कहाँ पे हैं। तो हमारी नरेटर क्या बताती है,
in the playground. I said, we are walking towards the house. So उसने बोला अभी हम playground में हैं, अभी हम एक घर की तरफ जा रहे हैं. Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. उसने बोला Miss Beam जो है वो कोई बहुत लंबी सी लड़की है, उसके साथ इधर उधर जा रही है. What's the girl wearing? उस बच्ची ने क्या पूछा? अरे अच्छा, उसने क्या पहना है बताओ? My little friend asked, a blue cotton skirt and a pink blouse. उसने क्या बताया? उसने एक blue cotton skirt पहना है और एक pink blouse पहना है. I think it's Millie. She said, what color is her hair? Very light. Oh yes, that's Millie. तो अब वो guess कर रही है कि अच्छा उसने ये कपड़े पहने, अरे ये तो मिली होगी. अच्छा बताओ उसके बाल कैसे कलर के हैं? उसने बोला बहुत ही लाइट है. बोले यस यस, ये तो पक्का मिली है. शी इज द हेड गर्ल. उसने बोला ये हमारी स्कूल की हेड गर्ल है. नाउ हमारे नरेटर ने उसको नेक्स्ट चीज क्या बताई? देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस. एक ओल्ड मैन है जो रोज के जो प्लांट्स हैं उनको टाई अप कर रहा है. ओह यस, दैट्स पीटर, ही इज द गार्डनर. वो पीटर है, वो हमारे इधर का माली है. ही इज hundreds of years old. उसने क्या बोला? अरे वो तो बहुत ही बूढ़ा है, वो तो hundreds of years old है. And here comes a girl with curly red hair. अब उसने नरेटर ने क्या बताया कि अब यहाँ पे एक लड़की आ रही है जिसके कर्ली रेड हेयर हैं. She is on crutches. और वो crutches पे मतलब उसका lame day है. That's Anita, she said. उसने क्या बोला? अरे उसका नाम तो अनीता है. And so we walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. फिर हम चलने लग गए और धीरे धीरे मैंने क्या रियलाइज़ किया कि जब मैं यहाँ पे आया था तब मेरे अंदर जितने थॉट्स थे, मैं जितना दूसरों को समझ सकता था, उनके पेन्स को समझ सकता था, जितना मैं थॉटफुल था, अब मैं उससे 10 टाइम्स ज़्यादा थॉटफुल हूँ. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. I also realized कि अगर मुझे if I had to describe people and things to someone, मतलब अगर जैसे उसने अब उस ब्लाइंड गर्ल को सब बताया कि एक लड़की है, उसने ये पहना है, उसके बाल ऐसे हैं, उसका स्किन का कलर ऐसा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था उसके लिए. When I finally had to leave, जब उसको अब वापस घर जाना था, I told Miss Beam that I was very sorry to go. उसने क्या बोला कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ से जाते हुए, मेरा मन है कि मैं यहाँ और रुक जाऊँ. She replied. Miss Beam ने क्या कहा? Then there is something in my system after all. मतलब मेरे सिस्टम में कुछ तो है. सिस्टम का मतलब यहाँ पे उनका जो पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है. उसने बोला कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें मतलब कोई तो बात है. दैट यू आर हियर एंड यू डू नॉट वांट टू लीव. सो गाइज, दैट्स इट. And we are done with the reading of this chapter, a very beautiful chapter. The name of the chapter was A Different Kind of School, written by E.V. Lucas. Start with the question answers. Put these sentences from the story in the right order and write them out in a paragraph. Don't refer to the text, which means आप already पूरा chapter पढ़ चुके हो, तो ये जो है वो mix and match करके दिए हुए हैं. आपको इन सारे sentences को एक proper like ऑर्गेनाइज करके लिखना है कि ये पहले हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था, एंड यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ. लेट्स रीड द सेंटेंसेस. I shall be so glad when today is over. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. Only you must tell me about things. Let's go for a little walk. The other bad days can be half as bad as this. Now we have to recreate a paragraph जिसमें हमको ये सारी चीजें order wise लिखनी है. So लिख तो चुकी हूँ मैं, अपन देख लेते हैं फटाफट. Let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much, but being blind is so frightening. Of course, there are a few sentences which are not there, लेकिन अगर आपने वो chapter अच्छे से पढ़ा है, then you would be able to do this without any hassle. Now let's see the next question. Why do you think the writer visited Miss Beam's school? अब जो हमारे राइटर थे वो मिस बीम के स्कूल क्यों गए थे? बिकॉज उन्होंने मिस बीम के स्कूल के बारे में, उनके सिस्टम के बारे में काफ़ी सुन के रखा था, एंड ही वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस इट.
Why do you think the writer visited Miss Beam's school? The writer had heard much about Miss Beam's new teaching method. Writer ने बहुत सुना हुआ था मिस बीम के न्यू टीचिंग मेथड को. ये प्लीज लिख के आना कि उनका जो न्यू टीचिंग मेथड था, उनका जो सिस्टम था, उसके बारे में उन्होंने काफी सुन रखा था. सो ही विजिटेड हर स्कूल टू सी द न्यू प्ले वे मेथड पर्सनली. सो इसलिए क्या किया, वो उनके स्कूल को उन्होंने विजिट किया टू अंडरस्टैंड जो नया उनका प्ले वे मेथड था. प्ले वे मेथड का मतलब क्या होता है, जो खेल कूद में वो उन्हें काफ़ी कुछ सिखा रही थी, राइट. थॉटफुलनेस एंड बीइंग काइंड एंड इंस्पायरिंग अदर्स. तो ये सारी चीज़ें वो खेल कूद के थ्रू सिखा रही थी, उसको प्ले वे मेथड कहते हैं. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस आंसर वंस अगेन. द राइटर हैड हर्ड मच अबाउट मिस बीम्स न्यू टीचिंग मेथड, सो ही विजिटेड हर स्कूल to see the new play way method personally. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं हम. What was the game that every child in the school had to play? वो कौन सा गेम था जो हर चाइल्ड को स्कूल में प्ले करना पड़ता था? कौन सा गेम था वो, जिसमें every child in the school had to play the role of being blind, dumb, deaf, injured and lame once in a term. एक पूरे टर्म में उनको एक दिन लेम होना होता था, ब्लाइंड होना होता था, हर्ट होना होता था, डम होना था और डेफ होना होता था, राइट. दिस वाज देयर गेम. ओके, सो एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द रोल ऑफ, क्या प्ले करना था, रोल ऑफ a blind, of being blind, dumb, deaf, injured and lame once in a term. It was a sort of game and training. ये क्या था, ये एक गेम और ट्रेनिंग का मिक्सचर था. ओके, हम आगे बढ़ते हैं. Each term, every child has one blind day, one lame day. Complete the line. Which day was the hardest? Why was it the hardest? तो अब ये जो है, जो मिस बीम जब बता रही थी कि each term, every child has one blind day, one lame day, तो वो बुक में जहाँ लिखा है पहले हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है. तो देख लेते हैं. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. यहाँ तक हमने क्या किया, उस लाइन को कंप्लीट कर दिया. अब वो बोल रहे हैं which day was the hardest. तो कौन सा डे हार्डेस्ट था, blind day. Among all the days, उन सारे डेज के बीच में the blind day was the hardest day. और उसके बाद बोला है why was it the hardest. क्यों वो हार्डेस्ट था, because that day students had to act blind without peeping from their blindfolds. उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स थे उनको ब्लाइंड एक्ट करना होता था विदाउट पीपिंग फ्रॉम देयर बैंडेजेस और blindfold. They felt as though they were going to be hit or would bump into things every moment. उन्हें कैसा लगता था कि जैसे ही वो चल रहे हैं वो किसी चीज़ से टकरा जाएंगे या किसी चीज़ को हिट कर जाएंगे और उन्हें चोट आ जाएगी. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज द हार्डेस्ट डे फॉर देम. कूल. चलो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं. What was the purpose of these special days? अब ये जो स्पेशल डेज थे, ब्लाइंड डे, लेम डे, हर्ट डे एंड ऑल दोज थिंग्स, इसका मतलब क्या था, ये ज़रूरी क्यों थे, इनका पर्पस क्या था? The purpose of these special days was to give the children a personal taste of misfortune. इसमें क्या था, इससे बच्चों को पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्चून, मतलब जब आप लकी उतने नहीं होते हो कि आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, वो एक मिसफॉर्चून होता है. और उस मिसफॉर्चून से आप कैसे डील करते हो, टू गिव देम अ टेस्ट ऑफ मिसफॉर्चून. दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन सोसाइटी. दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन सोसाइटी मतलब इससे उनके अंदर जो एक थॉटफुलनेस डेवलप होती है, उससे दे आर एबल टू हेल्प पीपल इन द सोसाइटी. सच ट्रेनिंग मेड देम गुड सिटीजन्स. और ऐसी ट्रेनिंग से क्या होता है, दैट दे बिकम गुड सिटीजन्स. ओके, सो इसमें हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं. पहली चीज, टू गिव देम अ पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्च्यून. सेकेंड पार्ट, टू हेल्प द नीडी इन द सोसाइटी, ये हमने सेकेंड पार्ट लिखा. और थर्ड मतलब जिससे उन्हें गुड सिटीजन्स बनने में हेल्प मिलती है. सो दिस वाज आवर आंसर, जिसमें हमारे 3 पॉइंट्स लिखे हैं. यू वांट यू कैन इलैबोरेट द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स इन द बॉक्स. अब ये जो है ये आपको पूरे वर्ड्स दिए हुए हैं,
देन यहाँ पे ये पूरे फ्रेजेस दिए हुए हैं। वर्ड्स क्या है? होमसिक, प्रैक्टिकली, इट पेन्स मी, अप्रिशिएट, थॉटलेसनेस एंड थॉटलेस, एक्सरसाइज, रिलीफ एंड घास्टली, और ये सारे फ्रेजेस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो हमें इसे मैच करना है। हम सीधा आंसर पे जाते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, वरना स्लाइड आगे पीछे करते रह जाऊंगी मैं। होमसिक मतलब क्या होता है? Who wants to be home। जैसे मान लो कि आप किसी बोर्डिंग स्कूल में शिफ्ट हो गए हो, या सपोज आप किसी अपने फ्रेंड के घर चले गए हो। कभी कभी जोर से घर की याद आती है ना, मम्मा के पास जाने का मन करता है, उससे बोलते हैं दैट यू आर होम सिक, मतलब आपको घर की याद आ रही है, आप घर जाना चाहते हो। प्रैक्टिकली का मतलब होता है कि प्रैक्टिकली मतलब उन्हें प्रैक्टिकली फील हो, मतलब उन्हें ऑलमोस्ट फील हो। जैसे उसमें लाइन था कि उनको रात भर ब्लाइंड फोल्ड के साथ रखते हैं ताकि उन्हें प्रैक्टिकली फील हो कि वो ब्लाइंड है। प्रैक्टिकली का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट। अब है इट पेन्स मी, मतलब मुझे तकलीफ होती है देख के, तो इट हर्ट्स मी। कूल। अप्रिशिएट करना मतलब किसी चीज को किसी चीज के बारे में तारीफ करना, किसी चीज को प्रेज करना। तो अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज। अब यहाँ पे अप्रिशिएट करना मतलब कि आप अप्रिशिएट करते हो कि आपके पास क्या सारी चीज़ें हैं, आप कितने फॉर्चुनेट हो कि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आंखें हैं, हाथ हैं, पैर है, सब कुछ है। सो अप्रिशिएट करना एक तरीके से ये भी होता है कि आप दूसरों की तकलीफ को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो उनकी डिफिकल्टीज को। थॉटलेस का मतलब क्या होता है? नॉट वेरी केयरिंग। तो यहाँ पे उसने क्या कहा था कि आफ्टर अ लेम डे और अ सिक डे और अ ब्लाइंड डे, जो बहुत थॉटलेस मतलब जो इतने केयरिंग नहीं होते, जो बच्चे जिनके अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं होती, वो भी सेंसिटिव हो जाते हैं। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ, एक्सरसाइज करना होता है। एक्सरसाइज विल पावर मतलब टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ, कि कितना विल पावर है आप में, कि आप पीप नहीं करोगे, नहीं कुछ भी हो जाए मैं पीप नहीं करूंगा, दैट्स एक्सरसाइज। रिलीफ का मतलब क्या होता है? अ वेलकम चेंज। रिलीफ मतलब हो थैंक गॉड, एक चेंज आया, और एक चेंज जो आप उसको एक्सेप्ट करते हो, वेलकम करते हो। लास्ट इज घास्टली। घास्टली मतलब डरावना, विच इज टेरिबल, 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 राइट। कूल। चलें आगे बढ़े हम। नाउ reword these lines from the story. I had heard a great deal about Miss Bean's school. अब इस चीज को हमें एक्सप्रेस करते हुए थोड़ा इलैबोरेट करके लिखना है, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे? द राइटर हैड हर्ड अ लॉट ऑफ प्रेज फ्रॉम पीपल अबाउट द डिफरेंट टीचिंग मेथड्स एट मिस बीम स्कूल। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल का मतलब क्या है? उसने काफी प्रेज सुना था अबाउट द डिफरेंट टीचिंग मेथड्स ऑफ मिस बीम स्कूल। ओके, सो इस तरीके से हमें जो सारे सेंटेंसेस दिए हैं उनको रीवर्ड मतलब रीफ्रेज करके लिखना है प्रॉपरली। Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority. So Miss Beam was all that I had expected मतलब the writer found Miss Beam as a middle-aged woman with full of authority as she had expected her to be. राइटर को वैसा ही लगा था कि वो ऐसी ही कुछ होगी. So she was a middle-aged woman and she was full of authority. This is what the writer had expected. I went to the window which overlooked a large garden. Okay, so which overlooked a large garden मतलब वो देख ही नहीं पा रही थी, समा नहीं रहा था, वो इतना बड़ा गार्डन था. The writer looked out of the window and saw a large garden. राइटर ने बाहर देखा विंडो के और क्या देखा उसने कि बहुत बड़ा गार्डन है. We cannot bandage the children's mouths, so they really have to exercise their willpower. इसका मतलब क्या है? द चिल्ड्रन हैड टू यूज देयर विल पावर टू कीप क्वाइट. इसका सिंपल सा मतलब है चिल्ड्रन को, क्योंकि उनके मुंह को आप बांध नहीं सकते, सो दे हैड टू एक्सरसाइज देयर विल पावर टू कीप क्वाइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो इज अ पेज फ्रॉम अ डिक्शनरी, लुक एट इट केयरफुली. एंड अब आपके बुक में एक डिक्शनरी का पेज दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है. डिक्शनरी का पेज, उसमें ना यू हैव टू फाइंड अ वर्ड जिसका मतलब सेम होता है एज घासली एंड राइट डाउन द वर्ड एंड इट्स टू मीनिंग्स. ठीक है, सो वो कौन सा वर्ड है जिसका मतलब इज सेम एज घासली? सो द वर्ड इज टेरिबल. द वर्ड इज टेरिबल. टेरिबल के दो और मीनिंग क्या होते हैं? कॉजिंग फियर और वेरी बैड. द वर्ड इज टेरिबल विच मीन्स कॉजिंग फियर और वेरी बैड. सेकेंड वर्ड कौन सा अपन को निकालना है?
सिनोनिम, फाइंड अ वर्ड मीनिंग अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर। अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर को बोलते हैं टर्म। अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म होता है, तो वो स्कूल का एक पार्ट होता है। टर्म का मतलब क्या होता है? अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम, अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर। अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम, अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर। नेक्स्ट क्या है? अब हमें कौन से वर्ड का मतलब निकालना है? फाइंड अ वर्ड दैट मीन्स एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, सो एग्जामिनेशन वर्ड है आपके इसमें जो दिया हुआ है वो है टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या होता है? टू लुक एट समथिंग टू सी इफ इट इज करेक्ट और विल वर्क प्रॉपरली टू आस्क समवन क्वेश्चंस। सो आप टेस्ट कर रहे हो, तो जैसे क्या होता है, जैसे कि मैंने मशीन ठीक कर दी, इसको टेस्ट कर लेते हैं, मतलब ये देखने के लिए कि वो कहीं सही से चल रही है या नहीं। एक और टेस्ट का मतलब होता है कि किसी से क्वेश्चंस करना, जैसे हमारे स्कूल में हमारी टीचर्स हमसे क्वेश्चन करती हैं। नेक्स्ट इज नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स ऑन द पेज दैट बिगिन विथ TERR। तो अब आपके डिक्शनरी का जो पेज दिया उसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं जो कि TERR से स्टार्ट होते हैं। सो हम उसका आंसर देख लेते हैं। टेरिस, टेरिबल, टेरिबली, टेरिटरी, टेरिफाइड, टेरर और टेरेन। अब नेक्स्ट है यू हैव टू मेक 5 वर्ड्स दैट में फॉलो द लास्ट वर्ड ऑन द पेज दैट। मतलब जो दैट के बाद के 5 वर्ड्स निकालने हैं, तो शो, गिवन, आफ्टर, ब्रिंग, सच एंड बिफोर। So this is a very simple exercise guys, you don't have to worry about it at all. Write down your own meaning of the word thank, then write down the meaning given in the dictionary. अब thank का मतलब क्या होता है? किसी को थैंक यू बोलना, राइट? आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, तो जो आपको वर्ड पता है, आपको जो मीनिंग पता है, पहले वो लिखो, फिर डिक्शनरी का मीनिंग लिखो। तो मीनिंग बेसिकली क्या है? टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू समवन फॉर हेल्प और सर्विस और शो काइंडनेस। That's it, and we are done with our chapter. So guys, here we are done with our chapter. In our next video we are going to start with the poem, and till that time you have to make sure that you go through each and every question properly. चैप्टर को वापस पढ़ना, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना, बिंदास आपकी हेल्प करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। And today we are going to discuss a very interesting topic. What is the topic? अच्छा, you all have some or the other favorite teachers, right? जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स के फेवरेट टीचर कौन है? दिग्राज सर, प्रिंस सर, चांदी मैम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन लोगों की लाइफ कैसी होती होगी? ये लोग कैसे रहते होंगे? ये लोग कहाँ जाते होंगे? ये लोग क्या करते होंगे? ये लोग पार्टी करते हैं क्या? ये लोग डांस करते हैं? और जब हमें हमारे फेवरेट टीचर्स कुछ करते हुए दिख जाते हैं तो हमें लगता है ओ वाह, टीचर्स को देख के लगता है कभी ये भी कुछ गलत भी करते होंगे, कभी ये लोग कुछ मिस्चीवियस भी करते होंगे। तो टीचर्स क्या हैं? टीचर्स हमारे लिए हमेशा से परफेक्ट एग्जाम्पल्स होते हैं। ऐसा लगता है टीचर्स हर काम सही ही करते होंगे और टीचर्स कितने अमेजिंग हैं, हमारे लिए रोल मॉडल हो जाते हैं वो। हमें लगता है अगर टीचर होना तो एकदम ऐसा होना चाहिए और मुझे भी बड़े होकर ऐसा बनना है, मुझे इनके जैसे इंग्लिश बोलनी है, मुझे इनके जैसा नॉलेजेबल होना है, मुझे इनके जैसा बिंदास होना है। और टीचर कोई भी हो सकता है, राइट? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि टीचर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही हो, जो भी आपको कुछ सिखाता है वो आपका टीचर होता है। लेकिन स्पेशली जब हम छोटे होते हैं तो हमारी जो फेवरेट मिस होती है, हमारी फेवरेट जो टीचर होती है, हमें उनके बारे में जानने का कितना मन करता है। ऐसा लगता है कि ये लोग कार्टून गेम्स देखते होंगे क्या? अच्छा, ये लोग भी कभी कभी गंदी मतलब ऐसे ना लिटर इधर उधर फेंक देते होंगे क्या? सो यस, जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली, उनके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज वो लोग अपने फेवरेट टीचर्स के बड़े बड़े फैन होते हैं, राइट? सो ऐसी ही एक पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम एक बच्चे के थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसको अपनी टीचर्स के बारे में कितनी सारी क्यूरियोसिटी है। आप लोग को भी होगी ना? कौन सी टीचर के बारे में क्या जानना है मुझे लिख के बताना। लेट्स सी कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। सो हियर गाइस, वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ पोएम विद द नेम इज वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। मतलब स्कूल टाइम में लोग इतने परफेक्ट होते हैं, इतने पॉइज्ड होते हैं, ये लोग घर जाके क्या करते हैं? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? इनका घर होता है या ये लोग कोई और अलग जगह रहते हैं? अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय पीटर डिक्सन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द पोएट। सो ये जो हमारे पोएट सर हैं, इन्होंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोएम लिखी है। पीटर डिक्सन इज अ पोएट, ही इज अ परफॉर्मर, ही इज एन एजुकेशनलिस्ट एंड एन आर्टिस्ट. And he grew up in London during the Blitz and readily admits to being a rather naughty boy whose schooling was far from successful.
सो पीटर डिक्सन के बारे में अगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता चले तो वो ये है कि ये बचपन में बहुत नोटी थे, भयंकर शैतानी करते थे, और ये कोई बड़े ही इंटेलिजेंट नहीं थे, कोई बहुत सक्सेसफुल, इनका जो एजुकेशन एकेडमिक्स थे वो बहुत ही सक्सेसफुल नहीं था, मतलब एवरेज स्टूडेंट ही थे ये। हैविंग फेल्ड एट स्पेलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड फॉर्म एंड ग्रामर, ही स्टार्टेड टू राइट सीक्रेटली एट होम। इनको बचपन में प्रॉब्लम्स थी, इनको स्पेलिंग्स याद नहीं होती थी, इनको ग्रामर नहीं आता था, इनको वर्ड्स प्रोनाउंस करते नहीं आता था, तो ये घर में चुपके चुपके लिखते थे। ड्राइंग एंड राइटिंग ऑफ थिंग्स लार्जली इग्नोर्ड बाय स्कूल्स, और ये क्या करते थे, घर में लिखते थे, घर में ड्रॉ करते थे, और घर में जो है ये पिक्चर्स और इमेजेस क्रिएट करते थे, जो कि बाकी लोगों को पता नहीं चलता था। और आज की डेट में हम इनकी लिखी हुई एक पोम पढ़ रहे हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो इनका भी जो वो पूरा सक्सेसफुल जो एक सफ़र है इनका, जिसमें ही स्टार्टेड हिज जर्नी राइट फ्रॉम बीइंग अ डम स्टूडेंट, आई शुड से, to a bright, a very bright writer, a performer, an artist. Yes guys, so let's start with this poem because it's amazing. Now the introduction of the poem, this poem speaks about a child's love and curiosity for his or her teacher. आपके जो फेवरेट टीचर होते हैं उनके लिए आपका प्यार, आपकी क्यूरियोसिटी के बारे में है दिस एंटायर पोएम। टीचर्स आर जस्ट नेक्स्ट टू सुपर बीइंग्स फॉर चिल्ड्रन। उनको लगता है टीचर मतलब परफेक्ट। कभी मम्मा पापा से जाके पूछना, नहीं मेरी टीचर ने तो यही बोला है, वही सही होता है। मम्मा पापा बोले नहीं भाई गलत है, गलती हो गई होगी उनकी। मेरी टीचर से गलती हो ही नहीं सकती, मेरी टीचर एकदम परफेक्ट है, सुपर ह्यूमन है वो। They can't imagine that teachers are also ordinary human beings. वो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि जो टीचर्स हैं वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे बाकी लोग होते हैं वो भी वैसे ही होंगे। उनको लगता है उनकी लाइफ कैसी होगी, मेरी टीचर डांस करती है, मेरी टीचर पेंट करती है, मेरी टीचर को गुस्सा आया था, मेरी टीचर ने पिटाई कर दी किसी की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी टीचर तो कितनी काइंड है और वो कितनी फ्रेंडली है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के साथ लेट्स बिगिन आवर पोएम। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? So the poet is saying where do all the teachers go when it's 4 o'clock? मतलब 4 o'clock में उनका स्कूल ख़त्म हो जाता है। So जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये कहाँ जाती हैं? Do they live in houses? ये लोग घरों में रहते हैं या ये लोग स्कूल में ही रहते हैं? ये लोग कहाँ रहते हैं? And do they wash their socks? नाउ दिस मीन्स क्या वो भी वैसे ही सारे काम करते हैं जैसे जनरली हम करते हैं कि वो घर जाती हैं, घर के काम करती हैं। सो डू दे वॉश देयर सॉक्स? डू दे वेयर पजामास एंड डू दे वॉच टीवी? डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी? तो क्या जो टीचर्स होती है जब घर जाने के बाद वो भी जैसे यूजुअली टीचर्स क्या होती हैं, दे आर वेयरिंग सूट्स और साड़ीज। सो क्या टीचर्स जो हैं वो घर जाके भी एकदम ऐसे पॉइज्ड इतने से साड़ी पहन के रहती हैं, या ये घर जाके मस्त जैसे अपन लोग पजामास पहन लेते हैं वैसे पजामास पहन लेती है? डू दे वॉच टीवी? या घर जाके भी ये पढ़ती रहती होंगी या पढ़ाती रहती होंगी? तो ये लोग टीवी देखते हैं क्या, मस्ती करते हैं क्या ये लोग? एंड डू दे पिक देयर नोजेस? यू, तो जैसे हम लोग अपनी नोज पिक करते हैं मतलब नाक में उंगली डालना अच्छी, सो जैसे हम करते हैं क्या ये लोग भी वैसे करते होंगे? द सेम एज यू एंड मी, जैसे हम करते हैं वैसे टीचर्स भी करते होंगे क्या? डू दे लिव विद अदर पीपल? हैव दे मम्स एंड डैड्स? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड? मतलब जैसे हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, टीचर्स की भी फैमिली होती होगी, टीचर्स के भी मम्मा पापा होंगे, टीचर्स को भी मम्मा गुस्सा करती होंगी क्या? टीचर्स जो हैं वो हमेशा कब से टीचर्स ही थे या कभी छोटे बच्चे भी थे? वर दे एवर चिल्ड्रन? क्या ये कभी छोटे थे? और वर दे एवर बैड? क्या ये भी कभी मिस्चीवियस थे, कभी इन्होंने भी शैतानी करी थी? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? मतलब उन्होंने कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स की होगी, उन्होंने कभी भी कोई भी तरीके की गलतियाँ की होगी। Were they ever punished? जब छोटे थे हो सकता है इनको भी पनिशमेंट मिला हो, क्या इन्हें कभी पनिशमेंट मिला होगा? जहाँ पे were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? सो अगर जो चॉकलेट फ्लेक्स है वो पिंच्ड का मतलब क्या होता है? टेंस इन पेल फॉर्म ऑफ कोल्ड, वरी और हंगर। मतलब अगर उन्होंने चॉकलेट फ्लेक्स को पूरा लगा लिया अपने हाथ पैर में, मुंह में, और अगर उसको गिरा रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ उन्होंने किया तो क्या उनको भी डांट पड़ती थी?
Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? Did they ever lose their hymn books? Hymn books मतलब क्या होता है? A religious song or poem of praise to God or a god. Like मतलब अगर आप भगवान की जो बुक्स होती है जिसमें उनकी प्रार्थना होती है, प्रेयर्स लिखी होती है, उसे हिम बुक कहते हैं. तो क्या ये भी कभी कभी बचपन में भूल जाते थे क्या स्कूल लेके आना? Did they ever leave their greens? मतलब Did they ever leave their greens? Greens का मतलब है यहाँ वेजिटेबल. तो जैसे बच्चों की टिफिन में क्या होता है, यूजुअली रोटी खत्म कर देते हैं, सब्जी पहले वैसी की वैसी छूट जाती है. तो क्या ये भी कभी कभी सब्जी खाना छोड़ देते थे? Did they scribble on the desktops? क्या ये भी ऐसे गोदागादी करते हैं? स्क्रिबल मतलब उल्टा पुल्टा कुछ भी गोदना. तो ये भी कभी ऐसे गोदागादी करते थे? Did they wear old dirty jeans? इन्होंने भी कभी पुरानी गंदी सी जीन्स पहनी होगी क्या? I will follow one back home today. आज ना मैं एक टीचर को घर तक फॉलो करूँगा. I will find out what they do. और मेरे को पता लग जाएगा ये लोग करते क्या हैं. Then I will put it in a poem. और उसके बाद मैं उसके ऊपर एक पोएम लिखूँगा that they can read to you. और वो जो है वो तुमको सुना सकती हैं. So basically in all these stanzas, what is the poet saying? Poet is so curious to know कि उसकी जो teachers हैं वो क्या normal human beings जैसे रहती हैं. टीचर्स क्या करती हैं, क्या पहनती हैं, क्या खाती हैं, क्या उन्होंने भी शैतानी की थी, क्या उन्होंने भी मस्ती की थी, क्या उन्हें भी डांट पड़ी थी, क्या उन्हें भी पनिशमेंट मिली थी. एंड लास्ट में वो क्या बता रहा है, आज मैं एक टीचर का पीछा करूँगा और मैं देखूँगा वो लोग कैसे रहते हैं और फिर मैं उसके ऊपर पोएम लिखूँगा और बड़े होने के बाद तुम्हारी टीचर तुम्हें वही पोएम सुनाएगी. So guys, this was a very sweet, short and amazing poem. Where do all the teachers go? Being a teacher, I can tell you, we are perfectly normal human beings. We go home, we watch TV, we wear our pajamas, we fight with our siblings, we get scolded by our parents, and we also do a lot of mistakes. Yes. Now let's have a quick look at the summary. The child poet wonders what his teachers are like. It is difficult for him to think that teachers are ordinary people living like common people. जो चाइल्ड पोएट है उसको क्या लग रहा है कि उसके जो टीचर्स हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है ही नहीं. उसको बिलीव ही नहीं होता कि वो लोग भी नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल जैसे रहते होंगे. सो ही वंडर्स where the teachers go at 4 o'clock after the school. तो उसको लगता है जो टीचर्स हैं 4 o'clock स्कूल के बाद कहाँ जाते होंगे. Do they live in ordinary houses doing the petty jobs like washing and cleaning? क्या ये भी जो है घर जाते हैं और जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, क्या ये लोग भी ऐसे काम करते होंगे? The child poet wants to know if these teachers were also born like ordinary children and were bad as children often are. और उसको क्या जानना था कि चिल्ड्रन है जो जैसे चिल्ड्रन होते हैं वो कैसी मस्ती करते हैं और बचपन में सब बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, मिस्चीवियस हरकतें करते हैं, नॉटी हरकतें करते हैं. तो टीचर्स भी ऐसी थी क्या? He wonders if they also made mistakes in spellings and were punished. उसको लगता है मेरी टीचर जो थी कभी जब ये छोटी थी तब इन्होंने भी स्पेलिंग मिस्टेक्स की होगी क्या, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स किए होंगे क्या, उन्हें पनिशमेंट मिला होगा क्या. द टीचर्स सीम टू बी वेरी परफेक्ट. एक बच्चे के हिसाब से उसकी टीचर एकदम परफेक्ट है. द चाइल्ड थिंक्स दैट परहैप्स these teachers never lost their books as he does or wore unclean clothes like some children. So उसने सोचा कि जैसे मेरी कभी कभी बुक्स घूम जाती है, इनकी तो कभी बुक नहीं घूमती होगी क्या. या जैसे कि मैं कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो गंदे गंदे कपड़े पहन के आ जाते हैं, क्या इन्होंने कभी डर्टी क्लोथ्स पहने होंगे. He intends to follow one of his teachers someday when the teachers go home and find out the truth. उसका इंटेंशन क्या है कि किसी दिन मैं इनको फॉलो करूँगा और पता लगाऊंगा मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर्स. He will then write it in a poem. और उसके बाद वो उसको पोम में लिखेगा which the teachers can read out to other children in the class. जो कि जो टीचर्स हैं वो पढ़ के सुनाएंगी बाकी के बच्चों को, ताकि सब बच्चों को पता चल जाए कि टीचर्स जब चले जाती है 4 o'clock के बाद तो होता क्या है. Teachers and the mystery about every teacher, and that is our summary of the poem. I hope you understood it, right? And कितने लोगों को क्यूरियोसिटी होती है अपने टीचर्स के बारे में जानने के लिए, मुझे ज़रूर बताना. हाँ, I'll tell you, I'll answer your questions. So now let's see the literary devices of this poem.
नाउ इस पोम में जो पहली लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो है रिपीटेशन। अगर मैं आपको वापस अपनी पोम दिखाती हूँ तो देखो इसमें बार बार ये वर्ड डिड यूज हो रहा है, डिड दे। सो एक तरीके से इसे हम कहते हैं रिपीटेशन, जो कि एक पोएट्री डिवाइस होती है, एक लिटरेरी डिवाइस होती है। तो पहली डिवाइस जो यूज हुई है वो है रिपीटेशन। नाउ सेकंड देख लेते हैं राइमिंग स्कीम। अब हम इसकी एक बार राइमिंग स्कीम भी चेक कर लेते हैं। सो अगर हम इसमें देखें टुडे लास्ट वर्ड, ओके, ए कर दिया हमने उसे। राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं मैंने हर बार बताया है, मैं एक बार और फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी हमारी जो पोम होती है उसमें हम अपनी फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड को देखते हैं और उसको हम मार्क कर देते हैं ए ही मार्क करते हैं। फिर हम सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड को देखते हैं डू और टुडे, क्या ये मैच हो रहा है? ये मैच नहीं हो रहा है तो हम इसे मार्क कर देंगे बी। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड लाइन के लास्ट लेटर को पोम। अब ये जो पोम हो रहा है ये मैच कर रहा है क्या किसी से? टुडे डू पोम यू नहीं मैच कर रहा तो ये हो जाएगा सी। और यू किससे मैच कर रहा है? डू से, डू एंड यू, सो ये हो गया बी। अब हम इसके पहले वाले स्टैंजा को देख लेते हैं। बुक्स इसको हमने मार्क किया ए, ग्रीन्स ये एकदम अलग है, इसको हमने मार्क किया बी, टॉप्स इसको हमने मार्क किया सी और जीन्स इसको हमने मार्क किया बी। देखो बुक्स एंड टॉप्स ये दोनों सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, तो क्या है ए बी सी बी, ये हो गया हमारा राइमिंग स्कीम। अब हम वापस यहाँ जाते हैं, यहाँ पे ए बी सी बी हमने लिख दिया है। अब हम आते हैं टोन में। इस पोएम की टोन क्या है, किस टोन के साथ ये कहा गया है, किस एटीट्यूड के साथ कहा गया है? तो क्यूरियस टोन है इस पोएम की और ह्यूमरस भी है कि टीचर्स क्या करती हैं, तो क्यूरियस टोन है इस पोएम की। अब हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। व्हाई डज द पोएट want to know where the teachers go at 4 o'clock? पोएट को जानना ही क्यों है कि जो टीचर्स हैं 4 o'clock पे जाती कहाँ पे हैं? The poet does not consider teachers at ordinary person. पोएट को लगता है भाई जो टीचर्स होते हैं ये लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं होते हैं, बस भगवान का दूसरा रूप है। He feels that they are special human beings. उसको क्या लगता है कि जो टीचर्स होती हैं वो स्पेशल ह्यूमन बींग्स होती हैं। Hence he wants to know where the teachers go at 4 o'clock. इसीलिए उसको क्या जानना है कि टीचर्स 4 o'clock कहाँ जाती हैं and what they do after the school hours. And what they do after the school hours. और school hours के बाद वो क्या करती हैं। So यहाँ पे हम अपने आंसर के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, उसको लगता है वो ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, उसको लगता है उनमें स्पेशल ह्यूमन बींग्स हैं वो, इसीलिए ही वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock to understand what they do after the school hours. Cool? चलो हम आगे बढ़ते हैं। What are the things normal people do that the poet talks about? नॉर्मल पीपल क्या काम करते हैं जो उसको लगता है टीचर्स पता नहीं करती होंगी या नहीं करती होंगी? जैसे वो क्लीनिंग करती हैं, वॉशिंग करती हैं, अगर वो पजामास पहनती हैं, टीवी देखती हैं, वो अपने नोज पिक करती हैं, नहीं। और सो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो पोएट ने डिस्कस किया था पोम में, जो नॉर्मल चीज़ें लोग करते हैं, हमें उनके बारे में लिखना है। अकॉर्डिंग टू द पोएट नॉर्मल पीपल लिव इन हाउसेस। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, दे लिव इन हाउसेस। दे फ्रेशन अप आफ्टर रिटर्निंग होम, वो हाथ पैर धोते हैं। वेयर पजामास, वो लोग पजामास पहन लेते हैं। वॉश देयर क्लोथ्स, वॉच टीवी, live with their parents, make mistakes, lose books, get punished, scribble on their desk, wear old dirty jeans and linen, etc. तो जितने भी पोम ने जितना पोएट ने जो लिखा है बस उनको पॉइंट्स लिख देना। तो क्या क्या है, क्या वो घर जाते? डू दे लिव इन देयर हाउसेस? डू दे फ्रेशन अप, जैसे कि लोग सब लोग फ्रेशन अप होते हैं? डू दे वेयर पजामास? डू दे वॉच टीवी? डू दे वॉश देयर क्लोथ्स? डू दे लिव विद देयर पेरेंट्स? डू दे मेक मिस्टेक्स? डू दे लूज बुक्स? डू दे पिक देयर नोज? डू दे गेट पनिश्ड? डू दे स्क्रिबल एंड ब्ला 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 ब्ला। दैट्स योर आंसर। अब ये मैंने इतना जो लाल पीला कर दिया इसको हम हटा देते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट वेयर टीचर्स लिव? उसको क्या लगता है टीचर्स कहाँ रहती होंगी? He imagines that his teachers live in houses along with their families.
तो उसको क्या लगता है, हो सकता है टीचर्स जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ उनके घर में रहती होंगी, लेकिन कहीं और भी रह सकती हैं। बहुत ही सड़ा नहीं, सिंपल आंसर था। What do they do at home? और वो लोग घर में क्या करते हैं? They wash their socks, wear pajamas at home, pick on their noses and even watch TV. This is what he thinks. Okay, so next one is the people with whom they live. किनके साथ वो रहते होंगे? They live with their parents and other family members. So he also thinks कि क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ और अपने अलग फैमिली मेंबर्स के साथ रहते होंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल। जब वो छोटे थे तो वो क्या क्या करते होंगे? क्या क्या करते होंगे? क्या वो बैड थे? क्या उन्होंने मिस्टेक्स की थी? क्या उन्होंने किसी वर्ड को इनकरेक्टली स्पेल किया था? क्या उन्हें पनिशमेंट मिला था फॉर ईटिंग चॉकलेट्स इन क्लास? ओके, दे लॉस्ट देयर हिम बुक्स। क्या उनकी हिम बुक्स भूल गए थे वो लोग? क्या उन्होंने डेस्कटॉप पे स्क्रिबल किया था? एंड इवन क्या उन्होंने गंदे कपड़े पहन के आ गए थे? अच्छा, कितने बच्चों ने किया है वो जो अपना डेस्क होता है ना, बेंच होता है जिसके ऊपर पढ़ते हैं, उसको पेंसिल से उसमें अपना नाम लिखना और उसके बाद उसमें एकदम कोई अपना प्रूफ देना कि ये मेरी बेंच है? किया है या नहीं किया है? क्योंकि नहीं किया तो प्लीज़ करना, क्योंकि नहीं करना मत, लेकिन हमने तो किया है। एनीवेज, सो ये सारी चीज़ें हैं, these are the activities that they did as children in school. Again, during childhood, even they were bad, made mistakes, spelled the word incorrectly, were punished for eating chocolates, they lost their hymn books, scribbled on desktops, and or even wore dirty jeans, etc. Okay? आगे बढ़ते हैं. Why does the poet wonder if teachers also do things that other people do? ये पोएट को ऐसा लगता क्यों है, ये जो हमारे छोटे से नन्हे से पोएट हैं, इनको ऐसा क्यों लगता है कि जो टीचर्स जो करती हैं और वो अलग होता होगा, कुछ डिफरेंट होता होगा? दैट इफ टीचर्स ऑल्सो डू, मतलब टीचर्स भी क्या नॉर्मल लोगों वाले काम करती हैं? ये इतना ज़्यादा उसके लिए बिलीवेबल क्यों नहीं है? द पोएट वंडर्स इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू, बिकॉज यहाँ तक तो हमारे क्वेश्चन से आ गया. ही थिंक्स दैट दे आर नॉट ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी बट स्पेशल ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उसे लगता है कि वो ऑर्डिनरी नहीं है टीचर्स, वो स्पेशल ह्यूमन बींग्स हैं. ही अज्यूम्स, वो क्या मानता है? अज्यूम मतलब मानना. ही अज्यूम्स दैट दीज टीचर्स आर ऑलवेज स्ट्रिक्ट. उसे क्या लगता है कि जो टीचर्स हैं ये हमेशा एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं, ये कभी कोई मिस्टेक्स नहीं करते, एंड आर आइडियल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. मतलब ये जो टीचर्स हैं ये हमेशा स्ट्रिक्ट रहते हैं, एकदम स्टर्न रहते हैं, कभी कोई मिस्टेक नहीं करते और हर काम परफेक्टली करते हैं. आइडियल इन ऑल रिस्पेक्ट मतलब हर काम परफेक्टली करते हैं. सो दैट्स वाई वो बिलीव नहीं कर पा रहा है कि जो टीचर्स हैं वो भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जैसे बाकी सारे काम करते हैं. Okay, I hope you understood this much. Let's look at the next question. The poet decided to get the first-hand information of his teachers by following them on the way back home so that he can find out what they do after reaching home. So, poet ने क्या decide किया? उसे first-hand information मिलेगी. First-hand information मतलब जब आप खुद से कुछ find out करते हो तो first hand, और जब किसी और को बताते हो तो उसको आपकी तरफ से information मिल रही है, तो उसको second hand information मिल रही है. तो उसको ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? जब वो अपने टीचर्स को फॉलो करेगा ऑन देयर वे बैक होम, और तब उसे क्या पता चल जाएगा. और ये क्यों करेगा वो? क्योंकि उसको लगता है जो टीचर्स हैं तो वो तो ऑर्डिनरी होते ही नहीं है, और वो लोग जो होते हैं ये वाला, हाँ सॉरी, वो जो टीचर्स हैं वो ऑर्डिनरी नहीं होते हैं और वो लोग कुछ अलग ही होते हैं. Once he knows what they do, he plans to compose a poem. और एक बार जब उसे पता चल जाएगा तो वो क्या करेगा? वो एक पोएम कंपोज करेगा, एक पोएम लिखेगा. एंड मेरी स्लाइड आगे बढ़ गई. ओके वो एक पोएम लिखेगा which the teachers would then read out to their students, जो कि बाद में जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बताएंगी कि पता है हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ही हैं. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What do you think these phrases from the poem mean? Punished in the corner. अब इसका मतलब बताना है. Punished in the corner मतलब उनको भी बचपन में किसी मिस्टेक के लिए पनिश किया होगा, जहाँ पे बोलते हैं ना जाओ वहाँ जाके खड़े हो जाओ, हाथ कान पकड़ के खड़े हो जाओ, and all these things. So punished in the corner मतलब this phrase means getting caught for a misdeed in class. Getting caught for a misdeed मतलब कोई गलती करी आपने, उसके लिए आप पकड़े गए हो. Misdeed मतलब कोई गलती करी है जिसके लिए आप पकड़े गए हो. And
made to stand in the corner of the classroom as a punishment. और आपके साथ क्या हुआ, आपको क्लास के एक कॉर्नर में खड़ा कर दिया as punishment. तो ये क्या होता है, this is the meaning of punished in the corner. Next है leave their greens. Some children leave cooked green vegetables uneaten or throw them into the dustbin. The phrase leave their greens in the poem means that teachers eat green vegetables and do not throw them away. So do they leave their greens का मतलब इसमें क्या है, मैंने जैसे पोम में बताया था कि जैसे हम सब्जी छोड़ देते हैं, सब्जी को हम वेजिटेबल्स को ग्रीन्स कहते हैं. सो जैसे हम अपने स्कूल में जाते हैं तो कभी फेंक देते हैं, कभी नहीं खाते हैं, स्पेशली करेला होता तो मैं भी नहीं खाती. सो अगर ऐसा छोड़ देते तो क्या टीचर्स भी छोड़ देती हैं, या टीचर्स हमेशा प्रॉपरली फिनिश करके घर जाती हैं. सो दैट इज द मीनिंग. सम चिल्ड्रन लीव कुक्ड ग्रीन वेजिटेबल अनईटन और थ्रो देम into the dustbin. The phrase leave their greens in the poem means that the teachers eat green vegetables and do not throw them away, or they leave them. And we are done with our poem. Wow, yes. So we are done with this poem, and in the next video we are going to start with another chapter, and very soon we are going to finish this book and start the supplementary reader. So guys, stay tuned, stay connected, understand it properly. If you have questions, throw them at me and I'll catch them and I'll answer them. Okay? So stay tuned, stay connected, and stay safe, and bye bye.